अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारा टॉपिक है वेव पार्टिकल डुअलिटी। 19वीं सदी के आखिर के अंदर 20वीं सदी के इब्तिदा में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जिन्होंने आके साबित किया था कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर क्लासिकल फेलियर का शिकार है। ऐसे कौन सा एक्सपेरिमेंट सामने है? हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, कॉम्पटन इफेक्ट देखा, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट देखे, जिन्होंने आके साबित किया कि क्लासिकल फिज़िक्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू किसी मैटर की जो वेव खसूसियात हैं ये अलग चीज़ है और मैटर की पार्टिकल की खसूसियात अलग हैं। इन एक्सपेरिमेंट ने आके साबित किया कि नहीं, सब एटॉमिक लेवल के ऊपर दोनों तरह के बिहेवियर सामने आते हैं। बिहेवियर ऑफ लाइट जब ऑब्जर्व की गई, इंटरफेरेंस पैटर्न या डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये दोनों साबित करते थे लाइट इज वेव। इंटरफेरेंस हो या फिर डायफ्रैक्शन हो, इन दोनों प्रोसेस ने आके साबित किया था कि लाइट हमेशा वेव के तौर पर अपना बिहेवियर जाहिर करती है। इंटरफेरेंस यंग्स ने परफॉर्म किया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग्स ने परफॉर्म करके बताया था कि लाइट हमेशा अपना वेव बिहेवियर जाहिर करती है। और डायफ्रैक्शन इसी ही डबल स्लिट के अंदर जब लाइट स्लिट्स में से पास करती है तो उस वक्त अपने पहले रास्ते से मुड़ जाती है, डायफ्रैक्ट हो जाती है, हट जाती है। तो ये डायफ्रैक्शन प्रोसेस भी साबित कर रहा था कि लाइट क्या है, वेव के तौर पर एक्ट कर रही है। फिर इसके बाद बाकी एक्सपेरिमेंट जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, कॉम्पटन इफेक्ट था, इन्होंने भी आके लाइट इज पार्टिकल बिहेवियर को जाहिर किया। क्यों? क्योंकि जब भी लाइट किसी मेटल के ऊपर पड़ती थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, वहाँ मेटल की सतह में से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देती थी। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं, जबकि लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता था। वेव आकर पार्टिकल को इजेक्ट कर रही थी, तो फोटॉन ने ये सारा मामला सुलझाया। उसने कहा भी लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, फोटॉन्स पर मुश्तमिल है, पार्टिकल पर मुश्तमिल है, तो इसीलिए आकर मेटल की सतह में से पार्टिकल को निकाल रही है, वहां से इमिट आउट करा रही है। फिर कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन ने भी यही ऑब्जर्व किया कि हाई एनर्जी एक्स रेज, जिन्हें क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहती थी, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आकर ग्रेफाइट में मौजूद लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से इस तरह से टकराती हैं जैसे बिलियर्ड बॉल, मतलब पार्टिकल पार्टिकल से टकराता है। तो इन्होंने भी साबित किया कि ये पार्टिकल नेचर रखती हैं अपने, और पार्टिकल नेचर को कॉम्पटन ने यही कहकर साबित किया था कि ये जो एक्स रेज हैं ये फोटॉन्स पर मुश्तमिल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, बंडल ऑफ एनर्जी का नाम इन्हें दिया गया था। तो किसी एक एक्सपेरिमेंट के अंदर मैटर कोई अपना एक बिहेवियर जाहिर करता है, अपनी एक कोई खसूसियत जाहिर करता है, जबकि किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर मैटर की दूसरी खसूसियत सामने आती है। यहाँ ये वेव के तौर पर अपनी प्रॉपर्टीज सामने ले आता है, यहाँ इन एक्सपेरिमेंट के अंदर ये पार्टिकल के तौर पर अपनी खसूसियत सामने ले आता है। तो ये बात कंफर्म हुई कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर मैटर अपने दो तरह की खसूसियात रखता है, ये वेव भी है, ये पार्टिकल भी है। अब सवाल ये था कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसके अंदर कोई इसका एक एस्पेक्ट, एक प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, दूसरी क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते, इसको हम आगे देखने लगे हैं। तो बिहेवियर ऑफ पार्टिकल के बिहेवियर को या मैटर के पार्टिकल बिहेवियर को कब देखा गया? चार्ज टू मास रेशो, जब जे थॉम्सन ने कैलकुलेट की, तो इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको एज अ पार्टिकल लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल के तौर पर वहाँ एक्ट करते हैं। जबकि वहीं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर ये साबित किया गया पार्टिकल अपना वेव बिहेवियर जाहिर करते हैं। पार्टिकल जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे, ये वेव बिहेवियर अपना जाहिर करते हैं। तो इस तरह से मैटर के दोनों एस्पेक्ट्स, दोनों प्रॉपर्टीज को बैक वक्त एक ही लेवल के ऊपर देखा गया। तो ये चीज़
कि कभी मैटर वेव के तौर पर एक्ट करता है और कभी यही मैटर पार्टिकल के तौर पर अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी खसूसियात को सामने ले आता है। इसे एक नया नाम दिया गया वेव पार्टिकल डुअलिटी, कि मैटर हमेशा अपना डुअल नेचर रखता है, दोहरी खसूसियात रखता है। वो दोहरी खसूसियात क्या हैं? ये कभी वेव के तौर पर आपको नज़र आएगा और कभी पार्टिकल के तौर पर नज़र आएगा। वेव पार्टिकल डुअलिटी। Matter and the radiations have dual wave particle nature, and this new concept is called as wave particle duality. एक मैटर या रेडिएशंस जिसको भी आप कंसिडर कर लें, ये अपने दोहरी खसूसियात रखेगा और इनकी ये दोहरी खसूसियात कहलाती हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। और इसको साबित करने के लिए नील बोहर इसने आकर अपना प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटैरिटी दिया था। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटैरिटी है क्या? इट स्टेट्स दैट बोथ वेव एंड पार्टिकल्स एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ रेडिएशंस एंड मैटर। नील बोहर ने कहा था कि रेडिएशंस हों या फिर हमारे पास मैटर हों, इनकी मुकम्मल वजाहत के लिए, इनकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन के लिए हमें दोनों तरह की खसूसियात को बैक वक्त लेना पड़ेगा। इसकी वेव खसूसियात को भी लेना पड़ेगा और इसकी पार्टिकल खसूसियात को भी लेना पड़ेगा। इन दोनों खसूसियात की बिना पर ही किसी एक रेडिएशन या मैटर की मुकम्मल वजाहत दी जा सकती है। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटैरिटी। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, कैन बोथ एस्पेक्ट्स बी रिवील्ड इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट? क्या दोनों तरह के एस्पेक्ट, मतलब कि वेव एस्पेक्ट, वेव की खसूसियत और पार्टिकल की खसूसियत, इनको एक ही एक्सपेरिमेंट से देखा जा सकता है? जवाब है नहीं। उसकी वजह क्या है कि मैटर या तो वेव के तौर पर अपना बिहेवियर सामने लेके आ रहा होता है या फिर पार्टिकल के तौर पर अपना बिहेवियर लेके सामने आ रहा होता है। उस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर हम जाके एक प्रॉपर्टी देखेंगे कि हमारा किसी भी सब एटॉमिक लेवल के ऊपर किसी एक पार्टिकल की खसूसियात को ऑब्ज़र्व करने का जो अंदाज़ है, ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि हमारी मेजरमेंट से ही उनकी दूसरी खसूसियत डिस्टर्ब हो जाती है। और इसी बुनियाद पर हेज़नबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। तो हम कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कोई एक एस्पेक्ट देख सकते हैं। आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर आपको लाइट का सिर्फ वेव बिहेवियर ज़ाहिर होगा, जबकि वहीं कॉम्पटन इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म करेंगे तो आपको उसी लाइट का पार्टिकल बिहेवियर ज़ाहिर होगा। बैक वक्त इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कभी आप उसका वेव बिहेवियर नहीं देख सकते, जबकि इंटरफेरेंस के अंदर आप उसका पार्टिकल बिहेवियर नहीं देख सकते। उसकी वजह क्या है? हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमारे ही मेजरमेंट की वजह से ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि इनकी दूसरी खसूसियत डिस्टर्ब हो जाती है। तो इंशाल्लाह हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इस सारे के सारे हमारे लेक्चर का जो मेन मुद्दा है वो क्या है? ऑल दी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, एटम्स हो गए, प्रोपिगेट अगर कर रहे होंगे तब ये वेव के तौर पर अपनी खसूसियात सामने लेके आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हों, एटम्स हों, अगर ये प्रोपिगेट करते हुए दिखाई दे रहे हों तो हमेशा उस वक्त इनकी वेव खसूसियात सामने आ रही होंगी। अगर ये किसी दूसरे पार्टिकल के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो एंड एक्सचेंज एनर्जीज इफ दे वर पार्टिकल, तो ये अपना पार्टिकल बिहेवियर सामने लेके आएंगे। इस चीज को कहा जाता है वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब बेटा एक बात ज़हन में रखिएगा, मैटर अपना डुअल नेचर हमेशा सब एटॉमिक लेवल के ऊपर दिखाती है। इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए ये चीज़ वैलिड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये फिज़िकल वर्ल्ड या जो हमें नज़र आने वाली हमारी ये दुनिया है, इसके लिए जितने भी मैसेज हैं ये अपना डुअल नेचर ज़ाहिर करते हो, बिल्कुल भी नहीं। हमारी नज़र आने वाली दुनिया के अंदर आपको कोई एक ही एस्पेक्ट नज़र आ रहा होगा, दूसरा उसका एस्पेक्ट कभी नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि हम इसको पहले ही देख चुके हैं कि अगर पार्टिकल दिखाई दे रहा है तो उससे जुड़ी हुई जो वेवलेंथ है वो इतनी शॉर्टर होती है कि उसको किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर आप डिटेक्ट नहीं कर सकते।
जबकि वहीं वेव को अगर देखना चाहें तो उसके पास इतनी लार्जर वेवलेंथ होती है कि उस एसोसिएटेड जो मास होता है उसकी वैल्यू इतनी शॉर्टर होती है कि वो चेंज दिखाई नहीं देता। तो इस विजिबल वर्ल्ड के लिए हमने ये सारे का सारा डुअल नेचर कभी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये डुअल नेचर का कंसेप्ट हमेशा इस्तेमाल होता है सब एटॉमिक लेवल के ऊपर, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसने आकर एक नई फिज़िक्स की ब्रांच की बुनियाद डाली, जिसे क्वांटम फिज़िक्स का नाम दिया गया। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।